सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हिंदी रनवे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम इसमें पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान, और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लिपि को पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में लिपि को पढ़ा, हमने जानने का प्रयास किया कि लिपि क्या है। हमने जाना कि जो है कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों प्रतीकों के माध्यम से हम जब भाषा को लिपिबद्ध करते हैं तो हमें जो है लिपि की, यानी जब मौखिक भाषा को हम लिखित के अंतर्गत उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, यानी भाषा को हम लिपिबद्ध करते हैं, तो हमें कुछ विशेष प्रकार के प्रतीकों, प्रतीक चिन्हों की या संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। हमने जानने का प्रयास किया कि दोस्तों की जो लिपि की जो इतिहास रहा, उसके क्रम में हमने पाया कि जो प्राचीन पन्नों को अगर पलटा जाए, इतिहासों को अगर पलटा जाए, तो हमारे सामने कुछ लिपियां आती हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लिपियों के अंतर्गत हमने दो लिपियों को, यानी हालांकि सिंधु घाटी लिपि को भी हमने पढ़ा था, लेकिन जो मूल रूप से हमारे सामने आई वो आई जो है ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी की अगर बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मी के विषय में हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। इस क्लास में हमको देवनागरी पढ़ना है, जो कि देवनागरी की उत्पत्ति जो है ब्राह्मी से मानी जाती है। और जिस भाषा, हिंदी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। हमको इस क्लास में थोड़ा देवनागरी को समझना है थोड़ा अच्छे से, और हम आशा करते हैं कि ये क्लास थोड़ी अच्छी और बेहतर होने में हम मदद करें। आप ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे देवनागरी। इसके दोस्तों विकास क्रम, इसके इतिहास को जानें। इससे पहले हम थोड़ा सा ब्राह्मी के विषय में जानना हमारे लिए आवश्यक है। ब्राह्मी लिपि, ध्यान दीजिए, ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि पे कुछ विरोधाभास है। मैंने कल बताया था कि कुछ विरोधाभास है। इनको कुछ विद्वानों ने माना कि ये जो ब्राह्मी लिपि है ये भारत की न होकर ये पाश्चात्य का प्रभाव है इस पर, यानी कि विदेशी है। लेकिन कुछ विद्वानों की माने, भाषाविद की माने, इतिहासकारों की माने, तो उन्होंने एक अपने तर्क से इस बात का खंडन किया, और उन्होंने ये माना कि ये जो है ब्राह्मी लिपि ये किसी पाश्चात्य या किसी विदेशी का प्रभाव न होकर इसके ये पूर्णतया यानी विशुद्ध रूप से ये जो है भारतीय लिपि, यानी भारत की ये अपनी लिपि है। ऐसा मानने वाले विद्वानों में नाम आता है, सबसे पहले वो नाम आता है डॉक्टर राजबली पांडे का, और एक नाम आता है दोस्तों, उनको कहते हैं आप जो है कनिंघम का, और एक नाम आता है दोस्तों वो है केपी जायसवाल। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको ब्राह्मी को भारत की अपनी लिपि मानने वाले में, भारत की अपनी यानी स्वदेशी, ध्यान दीजिए स्वदेशी, इसको मानने वालों में जो है जो एक प्रबल नाम आता है डॉक्टर राजबली पांडे। ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजबली पांडे, ठीक। एक नाम आता है कनिंघम, ध्यान दीजिए कनिंघम, और साथ ही एक नाम आता है केपी जायसवाल, यानी काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक। अच्छा, इसी के बैनर एक जो है विरोध में इसके एक नाम आता है, वो आता है डॉक्टर वूलर। ध्यान दीजिए, डॉक्टर वूलर। आपने माना कि इस ब्राह्मी पर भारत का प्रभाव न होकर ये जो है यूनान, ध्यान दीजिए यूनानी जो है, यूनानी विकास का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। आपने जो है डॉक्टर राजबली पांडे ने इसका खंडन किया, और अपने तर्क के आधार पर इस बात का पूर्णतया खंडन किया, और ये बताया कि जो है यूनानी प्रभाव के आधार पर इन्होंने ये बताया कि जब डॉक्टर बुलर बता रहे थे कि ये जो है यूनानी विकास की परंपरा, यानी इसका जो ब्राह्मी लिपि है इस पर कहीं ना कहीं फिनिशिया, ध्यान दीजिए फिनिशिया या फिनिक का प्रभाव है। ध्यान दीजिए फिनिक का, फिनिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ध्यान दीजिए इसकी ब्राह्मी की। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों, एक नाम जो आता है वो डॉक्टर वेबर। आपने माना था कि ये जो है सेमिटिक, यानी कि जो है ये सामी लिपि से इसका उद्भव आपने माना था। आपने इनकी बात का खंडन किया और अपने तर्क दिया कि श्रीमान, अगर सामी लिपि की बात किया जाए तो सबसे पहले तर्क ये है कि आपकी जो सामी लिपि यानी खरोष्टी वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। ध्यान दीजिए, वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ, जबकि ब्राह्मी इसके विपरीत वो लिखी जाती है बाएं से दाएं की तरफ। पहला खंडन। दूसरा खंडन ये हुआ कि जहां सामी में लगभग मात्र 12 से 14 अक्षर वर्ण देखने को मिलते हैं, वहीं ब्राह्मी में लगभग तब 60 प्लस आज 60 के लगभग 52 होता है, तब 60 से प्लस अक्षर देखने को मिलते थे। किसमें? ब्राह्मी में। दूसरा खंडन, ध्यान दीजिए, बात होती है अगर यूनानी विकास की फिनिशिया के फिनिश शब्द थे, तो उसका खंडन करने वाले हमारे सामने आए हमारे भाषाविद जो है एक प्रबल इतिहासकार और भाषाविद के साथ साथ जो है
इतिहास के जानकार, उन्होंने कहा कि जो फिनिक्स शब्द आया है, दरअसल ये फिनिक्स शब्द किसी फिनिशिया की देन नहीं है। ये फिनिक्स शब्द किसी फिनिशिया की देन नहीं है। दरअसल ये जो फिनिक है, ये जो फिनिक है, ये कहीं ना कहीं परिवर्तित रूप है पनिक का। पनिक मतलब ये पणिक, और पणिक से अर्थ उन्होंने लगाया वणिक का। और ये वणिक जो होते थे, ये जो है व्यवसायी होते थे, यानी भारतीय व्यवसायी होते थे। और ये क्या करते थे कि ईरान तथा मध्य पूर्वी एशिया के साथ साथ ये जो है विदेशों में जा करके इन्होंने इन्हीं के साथ, इन्हीं की देन है कि जो ब्राह्मी का अंश वहां तक पहुंचा और उस पर उसका प्रभाव पड़ा फिनिक पर, ना कि फिनिक का प्रभाव पड़ा दोस्तों ब्राह्मी पर। उन्होंने इस बात का जो है खंडन करते हुए इसको भी इस बात को जो भी झूठा ठहराया, और उन्हें पूर्णतया शुद्ध रूप से उन्होंने ये माना कि ब्राह्मी लिपि जो है ये भारत में जन्मी, भारत की प्रकृति की उपजी हुई लिपि है, और ये पूर्णतया जो है विशुद्ध रूप से ये भारत की लिपि है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा देवनागरी लिपि के विषय में कि जो देवनागरी उत्पत्ति मानी जाती है, इसका इतिहास, इसका क्रम, इसका विकास क्रम कैसा रहा। आपने देखा होगा जो हिंदी पढ़ते समय कि जैसे संस्कृत थी, तो संस्कृत पाले प्राकृत ब्रह्म सौहर्द से होते हुए पुरानी हिंदी के माध्यम से नई हिंदी के तौर पर हम लोग जानते समझते हैं। ठीक वैसे ही आप देखते हैं देवनागरी लिपि। ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करिए मित्रों। ये देवनागरी लिपि जो है, ये इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है ब्राह्मी लिपि से। मित्रों आप जानते हैं, थोड़ा सा अगर इतिहास का सहारा ले लिया जाए तो चीज़ें थोड़ा सरल हो जाती हैं, थोड़ा सहज हो जाती हैं, समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। बात करते हैं थोड़ा इतिहास का अगर सहारा ले लिया जाए तो आप जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद जो बढ़ते हुए क्रम में आप पाते हैं तो कुषाण, ध्यान दीजिए, देखिए मौर्य वंश के बाद शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ध्यान दीजिए, मौर्य वंश के बाद जो है बात करते हैं बढ़ते हुए क्रम में तो शुंग, फिर कुषाण, और ये उसके बाद होता है गुप्त। ठीक, अच्छा, दरअसल ये ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि इस गुप्त काल में, गुप्त वंश में, ध्यान दीजिए, गुप्त वंश में जो ब्राह्मी लिपि है आपकी, ब्राह्मी लिपि, इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, यानी ये दो रूपों में विभाजित होती है। ध्यान दीजिए, ये दो रूपों में विभाजित होती है। एक को आपने कहा उत्तरी ब्राह्मी, ध्यान दीजिए, उत्तरी ब्राह्मी, और एक को आपने कहा दक्षिण ब्राह्मी। ठीक, अच्छा, बात करते हैं कई किताबों पर इसका एक नाम और मिलता है, उसको आप कहते हैं शंकुशिरा। ध्यान दीजिए, शंकुशिरा, और इसको आप कहते हैं संपुट शिरा। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं आप संपुट शिरा। ठीक, यहीं पर बात करते हैं दोस्तों, इसके बढ़ते हुए क्रम में हम पाते हैं कि दक्षिण ब्राह्मी के अगर देखा जाए तो जैसे तेलुगु, ध्यान दीजिए, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, तमिल, ठीक है, कन्नड़, ध्यान दीजिए, कन्नड़, ठीक है। और यहीं पर आप जानते हैं कि उस समय क्या था, दक्षिण ब्राह्मी की अगर बात करें तो उसी में संस्कृत भाषा में कुछ ग्रंथों, यानी कुछ रचना हो रही थी, यानी कुछ संस्कृत ग्रंथों की रचना हो रही थी। तो इसी के अंतर्गत आप ध्यान दीजिए, ग्रंथ लिपि भी हमको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक, ये बात है। अब आते हैं हम उत्तरी ब्राह्मी। ध्यान दीजिए, ये आपका जो कंसेप्ट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहीं पर आपको बताना उचित होगा कि जो देवनागरी लिपि है ये जो है उत्तरी ब्राह्मी की देन है। आगे चलकर आपको पूरा पिक्चर एकदम क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, ब्राह्मी लिपि दरअसल इसी को हमने कहा जो है, इसी को हमने कहा दोस्तों गुप्त लिपि। ध्यान दीजिए, इसी को हमने कहा गुप्त लिपि, और ये गुप्त लिपि ही आगे चलकर एक नाम से प्रचलित होती है, जो है चित नाम से प्रचलित हुई, और उसको आपने कहा सिद्ध मातृका लिपि। ध्यान दीजिए, सिद्ध मातृका लिपि। इस सिद्ध मातृका लिपि का एक नाम हमको और देखने को मिला, और उसको आपने कहा न्यून कोणीय लिपि। ध्यान दीजिए, न्यून कोणीय लिपि कई बार एग्जामों में पूछा गया है, न्यून कोणीय लिपि। ध्यान दीजिए, न्यून कोणीय लिपि जो है इस सिद्ध मातृका लिपि का एक नाम हमको और देखने को मिला। बात करते हैं इस सिद्ध मातृका लिपि, आगे चलकर इसी का विकृत नाम, इसी का जो है परिवर्तित नाम हमको देखने को मिला, और उसको आपने कहा शारदा लिपि। यहीं से शारदा लिपि का जन्म होता है, शारदा लिपि। और इसका जो है जो इसका क्षेत्र था, यानी कि कश्मीर, ध्यान दीजिए, कश्मीर के अंतर्गत देखा जाए, कश्मीर वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुछ भाषाएं थी जैसे डोंगरी, ध्यान दीजिए, डोंगरी, ठीक है, डोंगरी, जौनसारी, ध्यान दीजिए, जौनसारी, ठीक है, डोगरी, कुल्लुई, ध्यान दीजिए, कुल्लुई। ये जो है कुछ भाषाएं इनको शारदा लिपि के अंतर्गत कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। बात करते हैं इसी शारदा लिपि से, तो इसी की भाषाएं कुछ टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण इसका जो है एक नाम और देखने को मिला आगे चलकर, यानी कि एक नाम आता है, बड़ा प्रचलित नाम है, वो है
कुटिल लिपि, या इसी का एक नाम मिला कुटिलाक्षरा लिपि। ध्यान दीजिए, कुटिलाक्षरा लिपि। ठीक, अब आपको यह समझना है कि इस देवनागरी की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो जो है इसी के करीब है, यानी कुटिलाक्षरी, यानी जिसका आप कुटिल कहते हैं, कुटिल लिपि जिसको आपने कहा है, इसी कुटिल लिपि की एक शाखा होती है, उसी शाखा से, यानी पश्चिमी शाखा को, जिसको आपके आधुनिक तौर पर आधुनिक जो है नागरी कहा गया, और उसी आधुनिक नागरी का नाम देवनागरी के रूप में आज हमारे सामने देखने को मिलता है। अब इसी कुटिलाक्षरा जो लिपि थी, इसी की 4 शाखाएं हमको देखने को मिली। ध्यान दीजिए, ये 4 शाखाएं कौन कौन थी? एक थी अर्धमागधी, ध्यान दीजिए, अर्धनागरी, और एक मिला पूर्वी नागरी। ध्यान दीजिए, पूर्वी नागरी। ठीक, और एक मिला दक्षिण नागरी। ध्यान दीजिए, दक्षिण नागरी, और एक मिला दोस्तों, पश्चिमी नागरी। ठीक, अब ये जो अर्धनागरी है दोस्तों, गुरुमुखी, ध्यान दीजिए, गुरुमुखी नाम तो आपने सुना ही होगा, गुरुमुखी ये जो है अर्धनागरी के अंतर्गत आएगी। ध्यान दीजिए, अगर पूर्वी नागरी की बात किया जाए तो उड़िया, बंगला, असमिया, यहाँ तक की जो कैथी है, ये जो है पूर्वी नागरी के अंतर्गत आएगी। ध्यान दीजिए, उड़िया, ठीक है, बंगला, ठीक है, असमिया, और एक कैथी जो आगे चलकर, यानी बिहार के से ये मान के चलिए बढ़ते हुए, ये कैथी जो है ये व्यवसायियों को लोगों की जो है लिपि होती थी, उसका लिपि का प्रयोग वो लोग करते थे। ध्यान दीजिए, बात करते हैं अगर दक्षिणी की, तो दक्षिणी का एक प्रचलित नाम आया सामने, जो है दक्षिण लिपि के साथ साथ इसका जो एक बड़ा प्रचलित नाम था, उसको आप कहते हैं नंदी नागरी। ध्यान दीजिए, नंदी नागरी। और इसके अंतर्गत जो भाषाएं थी, जैसे जो दक्षिण के अंतर्गत, जैसे जो है ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब भाषाएं दक्षिणी नागरी के अंतर्गत ही। बात करते हैं जो है, जो इम्पोर्टेंट है आपको देखना है, वो देखना ये है कि जो पश्चिमी नागरी है दोस्तों, इसका एक नाम पश्चिमी नागरी के साथ साथ सामान्य नागरी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, और दरअसल यही नागरी आधुनिक तौर पर हमारे सामने आगे चलकर नागरी होने के साथ साथ देवनागरी रूप में हमारे सामने प्रचलित है। अच्छा, इस देवनागरी का जो प्रचलन है, यानी देवनागरी का जो प्रयोग हुआ, वो हमारे सामने सबसे पहले देखने को मिलता है कि देवनागरी नाम, ध्यान दीजिए, देवनागरी नाम से इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात शासकों द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है एक प्रक्रिया रही कि आपको समझने की, कि जिससे आपका थोड़ा समझ विकसित हो। बाकी हम इसको आगे थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, आइए देखिए देवनागरी, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी लिपि, ध्यान दीजिए, ब्राह्मी लिपि से इसकी जो है उद्भव है। देवनागरी लिपि का उद्भव माना जाता है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, साथ ही दुनिया में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है। ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि के विकास में बताया गया है, ये उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी, इसको आपने देखा है, इसको आप शंकुशिरा जानते हैं, इसको आप संपूर्णशिरा, एक नाम कहीं के पूछ लेता है। बाकी इसी का जो है गुप्त नाम देखने को मिलता है, यानी उत्तरी लिपि को ही गुप्त लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर ये गुप्त लिपि में परिवर्तित हो जाती है। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका से क्या हुई, सिद्ध मातृका से शारदा होने के साथ साथ ये जब टेढ़े मेढ़े अक्षरों में इसका नाम हुआ, तो कहीं कहीं इसी को कुटिल लिपि भी आगे चलकर कुटिल लिपि में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो कुटिल लिपि है दोस्तों, इसी से 4 शाखाएं हमको देखने को मिलती हैं, और इसी की जो पश्चिमी शाखा यानी आधुनिक शाखा, वही हमारे सामने नागरी के रूप में आ जाती है, और गुजरात शासकों द्वारा इसको देवनागरी के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, दक्षिणी नागरी के अंतर्गत आप जानते हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास इसी के अंतर्गत होता है। बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो आप पाते हैं कि देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं, इनको भी पढ़ लीजिए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैज्ञानिक लिपि है, पहली बात। दूसरी चीज ये बताया गया कि इस लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसकी भाषाओं में, तो संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, नेपाली जैसी आदि भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता है। साथ साथ कुछ भाषाएं और भी हैं। देवनागरी एक अक्षरात्मक है, ध्यान दीजिए, ये जो है अक्षरात्मक है, ना कि वर्णात्मक। जैसे कि आप ये जो रोमन भाषा है ये दूसरी है, इसकी भाषा ये अक्षरात्मक है। ठीक है, ये जो है अक्षरात्मक भाषा है।
इस लिपि में वर्णों को व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से दिया है, यानी सुव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। और देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान दीजिए, ये जो है हमेशा बाएं से दाएं की ओर, यानी बाएं से दाएं की ओर, ना कि दाएं से बाएं की ओर। ये हमेशा जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाएगी। ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि के भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक चिन्हों में संपन्न है, जिसमें परंपरागत रूप स्वर 11 स्वर और 23 व्यंजन तथा इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी अलग से देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए, जो चिन्ह जिस ध्वनि का घोतक है उसका नाम वैसे है जैसे आ, ई, का, खा। यानी कि जैसे आपको अगर चा लिखना है तो आप चा लिख देंगे, और यही चीज आपको रोमन में लिखना हो तो सी से काम नहीं चलेगा, आपको सी एच लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यही चीज आपको है कि एक वर्ण, एक ध्वनि और एक लिपि। ध्यान दीजिए, अगला देखते हैं दोस्तों कि हम पाते हैं कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण या सुधार संशोधन में कुछ विशेष बातें हैं, उनको आप जो है देख लीजिए। सबसे पहले देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम मुंबई राज्य में महादेव गोविंद रानाडे, ध्यान दीजिए, महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठित की थी। लिपि सुधार समिति गठित की थी किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। और उसके बाद बताया जाता है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में, ध्यान दीजिए, 1904 में अपने पत्र केसरी में 1926 टाइपों की छटाई करके, ध्यान दीजिए, 1926 टाइपों की छटाई करके एक फॉन्ट बनाया था, यानी 190 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया, और जिसको कहा गया दोस्तों, जिसको कहा गया तिलक फॉन्ट। ये कई बार जो है पूछा जा चुका है। तिलक फॉन्ट किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। और इसमें 190 टाइपों का एक फॉन्ट है, ये भी आप ध्यान रखिए। बात करते हैं इसी बात, महाराष्ट्र सावरकर बिंदु ने आके 12 खड़ी पाई तैयार करके महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा, आगे हम पाते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव रखा। ध्यान दीजिए, पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग रखा। जैसे कि आपको लिखना हो, जैसे लिखिए, ध्यान दीजिए, जैसे आपको लिखना हो कंठ, ठीक, तो उनका कहने का मतलब था कि आप ये जो कंठ लिख रहे हैं तो पंचमा अक्षर का जो लास्ट वाला अक्षर पड़ रहा है उसके जगह आप अगर ऐसा लिख दीजिए, मतलब ऐसा लिख दीजिए अगर, तो भी आपका सही रहेगा। यानी पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव भेजा गया था। फिर बताया जाता है कि श्रीनिवास ने महाप्राण वर्णों के बदले अर्प्राण के नीचे कोई चिन्ह लगा जाए, जिससे कोई चिन्ह अल्पप्राण के वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या कमी आ जाएगी। सही बात। देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में, ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन में जो 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी की सभापति में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। कब? हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इंदौर के 24वें अधिवेशन में, यानी 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी की सभापति में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। ठीक है, बात गला देखिए, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? डॉक्टर काका कालेकर। ये जो है कई बार पूछा जाता है, काका कालेकर कौन थे? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ठीक है, इसमें कुल 14 सुझाव को स्वीकार किया गया था। बात करते हैं नागरिक प्रचारणी सभा 1945 में। इसका काम क्या रहा? ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन इसने किया। बात करते हैं यही अगर यूपी सरकार की बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। ठीक है, बात करते हैं इसकी जो है 9 बैठकें हुई थी और 25 मई 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बात करते हैं नरेंद्र देव ने समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 1953, ध्यान दीजिए, नवंबर 1953 में नागरी लिपि सुधार समिति सुझाव पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार समिति परिषद का गठन किया था। ध्यान दीजिए, लिपि सुधार समिति परिषद का जो गठन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और नरेंद्र देव की समिति की रिपोर्ट के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 1953, ध्यान दीजिए, नवंबर 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझाव पर विचार करने के लिए लिपि सुधार परिषद का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें कुछ आपकी जो है आपकी समझ को थोड़ा विकसित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ध्यान दीजिए, हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार।